तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक बेसिक से चीज़ों को समझा था जो कि आपके माइंड डेवलपमेंट कोर्स से बाहर है, जियोलॉजी में सर हो सकता है दोबारा से पढ़ाएंगे। हमने समझा इसलिए था कि आगे ये टर्म्स आएंगे, तो जब टर्म्स आएंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां कहीं भी मैं अगर कॉन्ट्री रॉक बोलूं तो कॉन्ट्री रॉक मतलब क्या है, ये डायग्राम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। कॉन्ट्री रॉक वो रॉक है जिसके अंदर में वो क्या करता है, ओवर बॉडी को कंटेन करता है या वेन को कंटेन करता है। ठीक है, जब कॉन्ट्री रॉक बोलूं तो समझ में आना चाहिए, या वेन बोलूं तो वेन मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखो कॉन्ट्री रॉक के अंदर में वेन है, वेन के अंदर में क्या है, ओर बॉडी, ओर बॉडी के अंदर में ओर है, ओर जो है वो मिनरल कंटेन करता है और उसी मिनरल में से हम मेटल या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये पिक्चर आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ये लाइन आपका क्लियर होना हो जाना चाहिए। तो इसलिए सारा चीज बताया गया कि आगे ये टर्म्स आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और चीजें हैं जब हम कोल माइन की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोल माइन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म्स है जो यूज किया जाता है, वो है सीम। ठीक है, वो जो आपको बता रहा था मैं, ओवर बॉडी, वेन, कॉन्ट्री रॉक, ये सारे जो टर्म्स यूज हो रहे थे वो मेटल में यूज हो रहे थे। लेकिन जब हम कोल में बात करते हैं तो कोल में स्पेसिफिक टर्म यूज होता है सीम करके, कोल सीम करके यूज होता है। कोल क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, बेडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक सीम टर्म यूज होता है। इस सीम को भी अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बेड रॉक के अंदर में कॉन्ट्री रॉक होता है। ठीक है, जो बताया उतना से ध्यान में रख लो यार। ठीक है, हाँ अभी क्या बोल रहे हैं कि सीम के लिए जैसा मैंने बताया, सीम को भी अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है उसके थिकनेस के बेसिस पे, कि अगर सीम का थिकनेस 1.5 मीटर से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, थीन सीम बोलेंगे। अगर 1.5 मीटर से 4.5 मीटर के बीच है तो उसे मॉडरेट थिक सिम बोलेंगे। 4.5 से 9 मीटर के बीच है तो थिक सिम बोलेंगे। और अगर ग्रेटर देन 9 मीटर है तो उसको वेरी थिक सिम बोलेंगे। तो आगे चल को कि आपको ये चीज अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे एप्लीकेबल कंडीशन फॉर माइनिंग मेथड, आपके एग्जाम में पूछा गया ऐसी चीजें, तो उस टाइम पे आपको कंडीशंस में लिख के डायरेक्ट डायरेक्ट दे देता है कि मॉडरेट थिक सिम है और मॉडरेट डेप्थ पे है। ठीक है, और इंक्लिनेशन इसका इतना है, तो बताइए कौन सा मेथड यूजफुल है। तो वैसे में आपको चीजें लगभग ऐसे ऐसे अंदाजा होना चाहिए कि जब वो मॉडरेट थिक सिम बोल रहा है तो कितने मीटर का होगा, अगर वो सैलो सिम बोल रहा है तो कितने मीटर डेप्थ पे होगा। ठीक है, जैसे डेप्थ के बेस पे भी आप कोल सिम को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सैलो डेप्थ अगर लेस देन 150 मीटर पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैलो डेप्थ पे। मॉडरेट सिम मतलब 150 मीटर से 150 मीटर के बीच है तो मॉडरेटली डेप्थ सिम हो गया। और डीप सिम किसको बोलेंगे आप, 150 मीटर से भी ज्यादा डेप्थ पे अगर हमारा सिम है, कोल बेड है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डीप सिम बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, ईएमटी का डेटा है क्या सर, डेटा मतलब नहीं समझा, एलिमेंट, हाँ माई एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का डेटा उसमें दिया हुआ है, उसी में दिया मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ही कहीं पे पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में जो भी दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करना चाहेंगे तो 1 in 11 अगर है तो उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लैट सिम बोलेंगे। 1 in 11 से लेके 1 in 3 अगर है तो उसको आप इंक्लाइन सिम बोलेंगे। 1 in 3 से 1 in 2 है तो स्टीप सिम बोलेंगे। और ग्रेटर देन 1 in 2 है तो उसको आप वेरी स्टीप सिम बोलेंगे। ये 1 in 2 1 in 11 का क्या मतलब हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि 1 in 11 मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल पे 11 मीटर चलते हैं, हॉरिजॉन्टल पे 11 मीटर चलते हैं तो आपका एलिवेशन या वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर बढ़ जाता है। 1 in 11 का ये मतलब हुआ कि 1 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस पे 11 मीटर आप हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली ये इंक्लिनेशन कुछ इस तरह से दिखाता है, ये एक्चुअल इंक्लिनेशन है जिसको दिखाने का तरीका ये है। ठीक है, इसको अगर आप एंगल में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे, इसको ले लिए थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, यहां से आप एंगल निकाल लेंगे। दूसरा एक स्टैंडर्ड तरीका भी होता है कि अगर आप ये सारा तामझाम नहीं भी लगाना चाहें, डायरेक्ट एक फिक्स नहीं है ये, लेकिन लगभग फिक्स एंगल जितना आता है उतने के आसपास में ही बैठता है, तो आप 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एंगल आएगा वो लगभग इसका एंगल रहेगा। तो ये बेसिकली हुआ कि जो आपको 1 in 11 या 1 in 3 बोलना चाह रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है जी बात, सीम क्या होता है,
देखो मैंने बताया सिम एक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं कोल माइन के लिए, जो कोल सिम है उसके लिए। सिम मतलब जो बेडेड फॉर्म में जो होता है ना, सेडिमेंट्री रॉक होता है, उसको हम बोल देते हैं एक सिम है करके। ठीक है, ये स्पेसिफिक टर्म है जो सिर्फ कोल माइन के लिए ही यूज होता है। क्लियर है जी बात? जैसे है ना कि मान लो आप कोई माइंस की बात कर रहे हैं, जैसे कोई है जो कोई एक आध माइन का नाम बता दो यार। जैसे झांझरा है, तो झांझरा के अंदर मान लो कोल के 4 लेयर है ना? 4 लेयर है, तो एक के नीचे एक अगर है तो उसको एक टॉप सिम हो गया, फिर बॉटम सिम हो गया, मिड सिम हो गया। वो सिम का अलग अलग नाम देके रखता है। तो जो कोल बेड है, कोल बेड जो माइंस के अंदर, जैसे एक पूरा माइंस है लेट सपोज, तो अब अगर ऊपर से नीचे आए, अपर टू लोअर, है ना? तो इसमें भी मल्टीपल सिम होते हैं। ये फर्स्ट सिम हो गया, फिर नीचे मान लो गैप है या हार्ड कवर है, देन फिर वापस से एक सिम है, देन फिर वापस से हार्ड कवर का फिर एक सिम है। तो ये जो कोल का लेयर है, कोल का जो लेयर है, इसी को क्या बोल रहे हैं? कोल सिम बोल रहे हैं स्पेसिफिक बुक के टर्म में। कोल का जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोल सिम बोल रहे हैं। क्लियर है जी बात? ये मेटल के लिए बात नहीं होता, सिर्फ कोल के लिए बात होता है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? जिन लोग माइंड घूमे उन लोग के स्टम्प्स के तो रिलाई कर रहे हैं, कुछ लोग रहा पटांग सा बात हो रहा है, इसलिए इन चीजों को पहले ले आया ना यार, आगे जब बात होगा तो एकदम से दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर सिम का नाम कैसे देते हैं? सिम का नाम ऐसे ही देते हैं कि लेट सपोज आप, सिम का नाम मतलब आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 नंबर सिम, 2 और 2 नंबर सिम, 3 नंबर सिम, ये कैसे दे रहे हैं नाम, है ना? तो जैसे आप ये लेट सपोज सरफेस है, ये सरफेस है। अब सरफेस से जब आएंगे, लेट सपोज पहला नंबर का सिम आपका पड़ा 150 मीटर पे, या फिर पड़ा लेट सपोज 100 मीटर पे, तो ये कोल सिम का लेयर है। कितना मीटर का? ये 1.5 मीटर थिकनेस का है, थिकनेस का पतला सा लेयर है। ठीक है, 1.5 मीटर मतलब कौन सा हो गया? थिन सिम है। अब उसके बाद में यहाँ पे लगभग 4 मीटर का हार्ड कवर है, लेट सपोज सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन है। नीचे में फिर से एक सिम है, फिर से एक सिम है जो कितने मीटर का है? लेट सपोज 3 मीटर का है, 3 मीटर का है। तो जब आप ऊपर से आएंगे तो 1 नंबर सिम ये हो गया, पहला नंबर का सिम। ठीक है, फिर क्या होता है कि नीचे वाले सेक्शन में जब आप काम करेंगे तो इसको आप सेकंड सिम बोल देंगे। तो ऐसे 5 सिम या 6 सिम भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी सिम माइन जो भी बोलते हैं। तो इसके लिए फिर अलग अलग मेथड है, मेथड वाले सर और अच्छे से चीजों को बताएंगे। अभी के लिए सिम का नाम समझिए। मेरा काम बस इतना है कि आपको खदान तक पहुंचा दिए, खदान तक पहुंचने के जो टर्म्स आ रहे वो बता दिया। अब इसके अंदर बाद में क्या क्या मेथड है, कौन से कंडीशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो सारे सर अलग से और बताएंगे। ठीक है जी बात? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट यार कुछ नहीं, एंगल ही है मान के चलो, आपको बताया ना, इसीलिए तो जी। हाँ ये है ना। अब ये सीम जो है, लेट सपोज ये सीम एकदम स्ट्रेट ना होके मान लो किसी एक एंगल पे है, कुछ इस तरह से एंगल पे है, कुछ इस तरह से एंगल पे है, तो उसको बेसिकली सिम का ग्रेडियंट या इंक्लिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अभी और बताऊंगा डिप ऑफ द सिम क्या होता है, अपेरेंट डिप क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, हर छोटे छोटे टर्म्स जो आपको जानना चाहिए वो सारा बता दूंगा। पार्टिंग बिटवीन टू सिम, ठीक है, किंग सिम और क्वीन सिम बोल देते हैं ना सर उसको। अब माइंस वाले अलग अलग नाम रख देते होंगे यार, तो अलग जो भी बात हुआ, लेकिन इन जनरल ऐसे होता है, सिम नंबर 1, सिम नंबर 2, सिम नंबर 3, ऐसा करके। अब माइन वाला अपना रख दे रहा कोई दिक्कत नहीं। नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे होता है। पार्टिंग बिटवीन टू सिम मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? दो सिम के बीच में जो गैप है, जो हार्ड कवर है, उसको हम पार्टिंग बोल रहे हैं। वो पार्टिंग कितना भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 9 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है। बाकी फिर उसका अलग है कि अगर 9 मीटर से नीचे है तो फिर उसको कंटिन्यूअस सिम बोलेंगे, वो सारा बाद की पार्ट हुई। ठीक है, वो सारे पे हम नहीं जाएंगे, जस्ट अभी के लिए हमको जानना है कि सिम क्या है, सिम का ग्रेडियंट क्या हो रहा है, उसको क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है। क्लियर है जी बात?
ठीक है, एक साथ सब कुछ मत खाइए, धीरे धीरे खाइए। क्लियर है? आगे बढ़ें। ग्रेडियंट समझ में आ गया कैसे इसका बोल रहे हैं कि अगर 1/11 बोल रहे हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट सपोज ये आपका सीम है, ये आपका सीम है, इसका इंक्लिनेशन नापने के लिए तरीका क्या हुआ कि अगर ये सीम को कितने मीटर आप गए, 4 मीटर डेप्थ पे, 4 मीटर डेप्थ पे गए, और 4 मीटर डेप्थ जाने के लिए ये सीम का आप कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने कवर कर लिया कितना मीटर, लेट सपोज आपने कवर कर लिया 55 मीटर कवर कर लिया, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हुआ 4/55। कुछ इस तरह से बेसिकली ये करना चाह रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है जी बात। ओवरमैन के क्वेश्चन में मत पूछो ब्रो, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, होगा सर, मैं अभी 6 सेमेस्टर में हूँ। 11 मीटर चलते हुए 1 मीटर हाइट, हाँ वही बोल रहे, बढ़ जाती है। तो बेसिकली 11 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 1 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया, तो उसका 1/11 जो भी सीम बोलते हैं लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, नाम में भी आप देख सक रहे हैं। क्लियर है? अभी लग रहा है कि डाउट में निकल जाएगा, जबकि कोई बड़ा चीज आया भी नहीं है। ठीक है, वो सही बोल रहे हैं, ओवरमैन के क्वेश्चन है सब आपको अलग से एग्जाम में नहीं पूछेगा, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए करके पूछा जा रहा है। ये सारे थ्योरी वाले सेक्शन आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह के आते हैं, तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं, उतना ही रखिए जितना कि गेट के लिए काम का है। ठीक है, इन डेप्थ जाने की जरूरत सरदारी वालों का है जिनके में न्यूमेरिकल्स नहीं आता, आपका मेन फोकस न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लर कैसे कर रहा है यार, अभी भी सेम हाल है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं माइंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में देखा था, अभी एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्या होता है। इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग ए माइंड फॉर ओर एक्सट्रैक्शन। ओर एक्सट्रैक्शन के लिए जो आप माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए जो आप माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस माइंड प्रिपरेशन के लिए जो भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का जो ऑपरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी आते हैं ओर एक्सट्रैक्शन की। जब आप बात करें तो ओर बॉडी क्या है पहले बता चुका हूं, वापस से सुन लीजिए। वेल डिफाइंड मास ऑफ ओर बेरिंग रॉक, ओर को बियर करने वाले रॉक का जो वेल डिफाइंड मास है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओर बॉडी बोल रहे हैं। और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होते हैं ओर बॉडी के रिगार्डिंग में। ठीक है, उस टर्म्स को समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सीम है, एक तो ओर बॉडी, ओर टर्म यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, मेटल के लिए यूज हो रहा है, मेटल के लिए ओर बॉडी यूज हो रहा है। सिमिलरली कोल के लिए क्या यूज होता है, सीम वर्ड यूज होता है। तो वो सीम बोलो चाहे ओर बॉडी बोलो, तो ओर के लिए एक ये फुटवॉल और हैंग वॉल, ये नया टर्म्स आता है ना। बाकी डेप्थ, डीप और स्ट्राइक ये जो वर्ड है वो कोल में भी यूज होता है। तो उसको समझते हैं कि होता क्या है। डेप्थ की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ द ओर बॉडी फ्रॉम सरफेस। बेसिकली ओर बॉडी सरफेस से कितने डेप्थ पे है उसको हम डेप्थ बोल रहे हैं। सेम जब सिम के लिए बात करोगे, कोल सिम के लिए बात करोगे, तो हमारा कोल सिम सरफेस से कितने डेप्थ पे है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिम का डेप्थ बोल रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल डेप्थ, वर्टिकल डेप्थ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस से कितने डेप्थ पे है उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बॉडी कितने डेप्थ पे है। और जब डीप की हम बात करते हैं तो एंगल एट विच ओर बॉडी इज इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में ओर बॉडी किस एंगल पे इंक्लाइंड है। जो आपको बोल रहा था ग्रेडियंट क्या चीज है, ग्रेडियंट इज नथिंग बट ये डीप जो आप बोल रहे हैं ना, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीप बोल रहे हैं। इस डीप को भी आप फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ट्रू डीप, बचपन में सुना होगा यह नाम, और एक है अपेरेंट डीप, सुने कॉलेज टाइम में। एक होता है सर ट्रू डीप, एक होता है अपेरेंट डीप। ट्रू डीप क्या है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द सीम और ओवर बॉडी। जब कोल के लिए बात करेंगे तो सीम हो गया, और जब मेटल के लिए बात करेंगे तो ओवर बॉडी। तो मैक्सिमम इंक्लाइनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू डीप बोलेंगे। मैक्सिमम इंक्लिनेशन को क्या बोलेंगे, ट्रू डीप बोलेंगे। उसके अलावा और जितने भी इंक्लिनेशन है उसको क्या बोलेंगे, अपेरेंट डीप बोलेंगे। ये टर्म आगे आए तो आपको चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी बात, आगे देखते हैं। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है, जो डीप के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं। डीप के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं। अब जब डीप के परपेंडिकुलर लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो किसके अलोंग होगा, हॉरिजॉन्टल कोर्स
ऑफ मिनरल डिपॉजिट के अलोंग होगा। तो बेसिकली या तो आप बोल रहे डीप के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक बोल रहे हैं, या दूसरे वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो इट इज द डायरेक्शन ऑफ द लेवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट। जो हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट है उसके अलोंग जो लाइन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक बोल रहे हैं। अभी आते हैं फुटवॉल और हैंग वॉल। फुटवॉल और स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है भाई? हाँ अभी बताऊंगा, फिगर के साथ में भी बताऊंगा मालिक। अभी के लिए इतना ही समझिए कि मैक्सिमम इंक्लिनेशन होगा वो आपका ट्रू डीप है, और उसके अलावा जितने भी है। ये बताओ कि वॉइस स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है, चीजें ऐसे ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है अभी तक? स्पीड ठीक है? बता रहा हूँ रोहित, उसको डायग्राम से बताऊंगा। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। हाँ चलो स्ट्राइक को छोड़ दो, डायग्राम से बताते हैं। अभी आते हैं फुटवॉल और हैंग वॉल। ठीक है, फुटवॉल क्या हुआ, वॉल और रॉक बिलो द ओवर बॉडी, ओवर बॉडी के नीचे का जो वॉल या रॉक है या कॉन्ट्री रॉक है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फुटवॉल बोल रहे हैं। और ओवर बॉडी के ऊपर का जो रॉक है या कॉन्ट्री रॉक है या वॉल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हैंग वॉल बोल रहे हैं। देखो ये आपका ओवर बॉडी था, ओवर बॉडी के नीचे के पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फुटवॉल बोल रहे हैं, ऊपर के पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, हैंग वॉल बोल रहे हैं। जस्ट है कि आपके आगे के ऑपरेशन में चीजों को समझने में क्लियरिटी रहे करके अलग अलग नाम देके रखा गया है, कि जब कभी भी बात हो कि इस सेक्शन पे हैंग वॉल पे काम हो रहा है, फुटवॉल पे काम हो रहा है, तो चीजें पहले से नाम नोमेनक्लेचर रहेगा, तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ यार फुटवॉल बोल रहे हैं मतलब ऊपर में कहीं पे काम हो रहा है, ओवर बॉडी के ऊपर में, या ऊपर में ओवर बॉडी के ऊपर में कहीं पे हम क्रॉस कट या ड्रिफ्ट या लेवल ड्राइव कर रहे हैं। ये चीजें जस्ट हमारे सुविधा के लिए अलग अलग नॉमेनक्लेचर दिया गया है। अब कोई बोल रहा था डीप ऑफ द सीम, डीप ऑफ द सीम क्या है और स्ट्राइक ऑफ द सीम क्या है, तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि ये हो गया आपका ओवर बॉडी, ये हो गया आपका ओवर बॉडी, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डीप। क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डीप बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जो हम लेवल ड्राइव करेंगे, इधर इधर से जो हम लेवल ड्राइव करते जाएंगे, ये बेसिकली हो गया स्ट्राइक ऑफ द सीम। स्ट्राइक ऑफ द सीम, स्ट्राइक क्या होता है, या तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा या तो जो हमारा डीप है उसके परपेंडिकुलर होगा। इसको और आगे डायग्राम से दिखाऊंगा, क्लियर है? चलो यहां देखिए, यहां देखिए कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक है आपका ये डीप, लेट सपोज 20 डिग्री है, उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक डायरेक्शन बोल रहे हैं। अगर कोई एक आपका डीप डायरेक्शन दिखा रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया, स्ट्राइक डायरेक्शन हो गया। अभी आप देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और जो हमारा ओर है, ये हमारा ओर है, लेट सपोज वो कितने डिग्री पे है, 20 डिग्री पे है। ये कितने डिग्री पे है, 20 डिग्री पे है। तो इसी डीप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को 90 डिग्री एंगल पे जो आप गैलरी ड्राइव करेंगे बोल दिए या ड्रिफ्ट ड्राइव करेंगे बोल दिए, उसको आप क्या बोलेंगे, स्ट्राइक डायरेक्शन बोलेंगे। डीप और स्ट्राइक आपके बताने का तरीका हो। क्लियर है ये बात? अभी समझ में आ रहा है? इतना बस समझ के चलिए कि सीम का हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन है वो आपका डीप हो गया, और उस डीप का परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको हम बोल दिया स्ट्राइक। इसी स्ट्राइक को लेवल से भी बोल देते हैं। रान के अंदर में गए होंगे तो आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन को बेसिकली आप डीप ऑफ द सीम बोला करते थे कोल माइंस में। और वो जो डीप आप जाते थे उसी से जो लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो भी गैलरी ड्राइव होता था उसको लेवल्स बोलते थे, कि आप 12 लेवल पे है, 14 लेवल पे है, 15 लेवल्स पे है, ऐसा कुछ बोला करते थे। तो वो वही चीज है, माइन का नाम जो है, पैनल का नाम जो है वो भी इसी हिसाब से रखते हैं कि 13 लेवल पे माइन। वो अलग अलग माइंस का फिर अलग अलग रहता है, कई जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे भी रखते हैं कि 25 साउथ पे वर्किंग हो रहा है, या 25 साउथ पैनल, 38 साउथ पैनल, 49 पैनल। तो वो या तो किसके बेसिस पे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बेसिस पे कर देते हैं, और किसी किसी माइंस के अंदर में इसी डीप और स्ट्राइक या लेवल के नाम पे भी रख देते हैं कि 25 लेवल, जो 25 एल जो है, तो 25 सेक्शन अगर बोल रहा है मतलब 25 लेवल पे काम हो रहा है।
ठीक है, अगर कोई बोल रहा है 7 डीप सेक्शन बोल रहा है मतलब 7 डीप पे काम हो रहा है, तो ऐसा ऐसा भी नॉमेनक्लेचर होता है। अभी के लिए बस इतना नाम हल्का सा ध्यान रखो यार, इस पर पीएचडी नहीं करना है, बस इतना समझ लिए कि हाँ सर कोई एक ओर है या सीम है जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है उसका हम डीप बोल रहे हैं, है ना, और उस डीप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम स्ट्राइक बोल रहे हैं। क्लियर है जी बात? इस पर न्यूमेरिकल्स अलग से बताएंगे कौन? अमृतेश सर जब रॉक मैकेनिक्स पढ़ाएंगे उस टाइम पे इस चीज को और अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि उसका स्टार्टा का जब ग्राउंड कंट्रोल जब बताएंगे ना तो ग्राउंड कंट्रोल में चीजें वापस से आएगी। मुझे जस्ट है टर्म्स बीच में आएंगे करके मुझे बताना पड़ रहा है, अभी बेसिक सही जान के रखिए। इस पर न्यूमेरिकल्स कराने वाला काम अमृतेश सर के हिस्से से होने वाला। क्लियर है जी बात? चलिए मुद्दे पे आते हैं फिर। मजेदार क्लास होने वाला है, मान के चलिए गेट 2025 के अंदर में आज की क्लास से एक क्वेश्चन दिखने ही वाले हैं आपको। ठीक है, और दूसरा चीज माइंड डेवलपमेंट यार, थोड़ा सा सब्जेक्ट क्या है ना, थ्योरी ज्यादा है इसमें। आपके गेट के सारे सब्जेक्ट एक तरफ और माइंड डेवलपमेंट एक तरफ, तो इसमें थ्योरीज ज्यादा है। तो थ्योरी वाला चीज जो होता है ना कि इंजीनियर्स को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, न्यूमेरिकल कराओ सर। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अटेंशन भी आता है और कुछ चीजें मजा भी आती है। तो थोड़ा ब्लर हो रहा है, सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है यार। हाँ, तो थ्योरी वाला सेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन यार ठीक है, क्योंकि माइंड डेवलपमेंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है। आप क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था। अरे क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था जिसमें आपने देखा होगा कि यही एक सब्जेक्ट है जहां से थ्योरी में क्वेश्चन आए, अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट में जो रहता है न्यूमेरिकल्स ज्यादा करके आते हैं। और न्यूमेरिकल जो इसमें आए हैं वो बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल्स आए हैं, गिने चुने टॉपिक्स से आए हैं। तो ओवरऑल ये सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है, आसान सब्जेक्ट होने वाला है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इस चीज के लिए मैं गारंटी दे सक रहा हूँ कि ध्यान से अगर आप ये जो 19-20 घंटे का जो लेक्चर मेरा होने वाला है उसको अगर ध्यान से देख लेते हैं, तो आप किसी भी लेवल पे हो, कैसा भी आपका अपब्रिंगिंग हुआ हो, कॉलेज कैसा भी रहा हो, आप ये जो 6-7 नंबर का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक्स आने वाला वो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हर एक टर्म्स क्लियर है आपको? ओवर बॉडी क्या है समझ लिए, डेप्थ मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, डीप क्या बोलना चाह रहे हैं, स्ट्राइक क्या बोलना चाह रहे हैं, फुटबॉल और हैंडबॉल, ये सारी चीजें एक हल्का आइडिया आपको लग गया। यस सर, सब क्लियर हो? क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक, अभी आते हैं। देखो, एक तो हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि मिनरल है और मिनरल इकोनॉमिकली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल है जिसको हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब एक टर्म्स आपके खट से दिमाग में आना जाना चाहिए कि वो ओर है। बताया था आपको कि हर ओर रॉक होता है, लेकिन हर रॉक ओर नहीं होता है। ओर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें से हम मिनरल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चीज हमको पता चल गया। जब हमको पता चल गया कि इकोनॉमिकली हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे मिनरल बेड से, तब जो प्लानिंग इंजीनियर है वो डिसीजन लेगा कि हमको ओपन कास्ट के थ्रू अप्रोच करना है या अंडरग्राउंड के थ्रू अप्रोच करना है। अब ओपन कास्ट के थ्रू जाना है कि अंडरग्राउंड के थ्रू जाना है, अदर प्लानिंग का विषय है कि वहां पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि यार अंडरग्राउंड में आप इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ किए बगैर अंदर घुस करके आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू इन्वायरमेंट क्लियरेंस का। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं कि अगर हायर डेप्थ पे है तो वैसे में आपको ओवरबर्डन हटाने का कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो अंडरग्राउंड जाना कन्वीनियंट है। तो ऐसे चक्र बेसिकली वो प्लानिंग इंजीनियर डिसाइड करेगा कि अंडरग्राउंड से जाना है कि ओपन कास्ट से जाना है। लेकिन जब ये डिसीजन बन गया कि हाँ जो मेथड ऑफ वर्किंग है वो अंडरग्राउंड रहने वाला है, तब अंडरग्राउंड में घुसने का मोड ऑफ एक्सेस का अलग अलग मेथड है कि आप किस किस मेथड से जा सक रहे हैं। एक तो हुआ कि आप इंक्लाइन के थ्रू चले जाइए, मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने का एक तरीका क्या हो सक रहा है कि आप इंक्लाइन बनाइए और चले जाइए। दूसरा तरीका क्या होगा कि एडिट बनाइए और चले जाइए। तीसरा तरीका है कि आप साफ्ट बनाइए और चले जाइए। ये तीन मेन मेथड हुए जिसके थ्रू आप किसी भी मिनरल डिपॉजिट तक अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हर एक मेथड को एक एक करके देखते हुए चलते हैं कि कौन सा मेथड कब लगाएंगे, कैसा होता है, किस तरह का वर्क होता है। जस्ट ऊपर ऊपर से देखेंगे, पीएचडी नहीं करना है, फिर मैं बता रहा हूं। टॉपिक को तो नहीं समझना है जितना गेट के लिए काम का है। वैसे भी इन टॉपिक से कभी क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन फिर भी है तो देख लेते हैं, ऐसा वाला सीन है। क्लियर है जी बात? हाँ, समझाने वाला मालिक, मेरे हिस्से का काम। ठीक है,
इन तीनों को समझा दीजिए सर, बस नाम बता दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, एक्सेस टू ओ डिपॉजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ एंट्री जो है वो तीन तरीके से बेसिकली हो सक रहा है, या तो शाफ्ट से, या एडिट से, या इंक्लाइन से। अब एन एंट्री मेड फ्रॉम सरफेस सम पॉइंट अबोव और बिलो द ग्राउंड। मोड ऑफ एक्सेस मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर? एक्सेस टू ओ डिपॉजिट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम? एक्सेस टू ओ डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, एक एंट्री बना रहे हैं किसी एक पॉइंट से। वो एक पॉइंट क्या हो सकता है सर? या तो सरफेस पे हो सकता है, या तो बिलो ग्राउंड हो सकता है। आप ओवर बॉडी तक पहुंचने के लिए एक एंट्री बना रहे हैं, वो एंट्री क्या हो सकता है? ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे हो सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेस टू ओ डिपॉजिट बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ग्राउंड टू द मिनरल डिपॉजिट, टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मिनरल। बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं एक्सिस को या एंट्री को, किस पर्पस के लिए बना रहे हैं? मिनरल को या तो एक्सट्रैक्ट कर पाए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन एंड मटेरियल, वेंटिलेशन पर्पस, सेंडिंग रिक्वायर्ड पाइप्स एंड वायर्स टू द अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड के अंदर में सर आपको अगर वेंटिलेशन करना है, पाइप या दूसरे कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल जिसका अंदर काम करने के लिए जरूरत है, आदमी जो वहां काम करने वाले हैं, मटेरियल जो आपको काम में लेना है, उन सबको पहुंचाने के लिए, फाइनली मिनरल जो वहां के अंदर में, चाहे वो कोल है, चाहे मेटल है, चाहे जो भी है, उसको निकालने के लिए हम क्या बना रहे हैं? एंट्री बना रहे हैं। अंदर घुसने के लिए हम क्या बना रहे हैं? एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, ये बनाने का काम सरफेस से भी हो सकता है या अंडरग्राउंड से भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पहला मेथड है, वो है शाफ्ट। कि आपने क्या करा, ये आपका ओवर बॉडी था, ये आपका ओवर बॉडी था। विन, आपके ये टर्म्स सीधे फट से क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, विन वही चीज था जिसके अंदर में ओवर बॉडी था, ओवर बॉडी था। ओवर बॉडी क्या है सर? जिसके अंदर में ओर था। ओर क्या है सर? जिसके अंदर में मिनरल था। क्लियर है जी बात? ठीक है, तो ये जो ओवर बॉडी, अभी मैं विन बोलना थोड़ा टांग लगता है और ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो ओवर बॉडी बोल रहा हूं। ये ओवर बॉडी के तक पहुंचने के लिए हमने क्या करा? एक शाफ्ट बनाया। क्या बनाया सर? शाफ्ट बनाया। अब इस शाफ्ट से हमने क्या करा? क्रॉस कट ड्राइव करा, क्रॉस कट ड्राइव किया, और यहां पर पहुंच करके जो भी एक्सट्रैक्शन का काम किया। तो दिस इज द वन मेथड। अगर आपका ओवर बॉडी हाईली इंक्लाइंड है, हाईली इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे वर्क करने का आसान तरीका क्या होगा कि आप शाफ्ट बना दिए, शाफ्ट से आप क्रॉस कट ड्राइव करके या लेवल्स ड्राइव करके चीजों को एक्सट्रैक्ट कीजिए या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए। पढ़ते हैं। इट इज इन वर्टिकल एक्सेस टू द माइन जनरली ड्रिवन फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम लेवल ऑफ ओवर बॉडी। क्या होता है? वर्टिकल एक्सेस होता है माइन के अंदर में, जिसको आप कहां से करते हैं? जनरली सरफेस से आप ड्राइव करते हैं। कहां तक ड्राइव करते हैं? बॉटम लेवल ऑफ द ओवर, ओवर का जो बॉटम लेवल है वहां तक आप ड्राइव करते हैं। किस काम में आता है? यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन मटेरियल एंड वेंटिलेशन। कहां पे यूज करते हैं? अगर आपका डेप्थ ज्यादा है 250 मीटर से, वहां पे आप उसको शाफ्ट बना करके क्या करेंगे? ओर को निकालेंगे। क्लियर है जी बात? 2025 का सिलेबस 2024 वाला ही रहेगा ना सर? हाँ, 2024 वाला ही रहेगा मालिक, जब तक का कुछ नया अपडेट ना आ जाए। वैसे कुछ अपडेट नहीं आता है, कुछ अपडेट आएगा भी तो एक आध दो टॉपिक ही चेंज होता है। ठीक है जी बात? आगे देखिए, आगे देखिए। हाँ, एक तो हमने बताया सर शाफ्ट, वर्टिकल शाफ्ट, जो हमने पिछले केस में देखा। एक क्या होता है? इंक्लाइन शाफ्ट होता है, कि आपका जो सीम है, एक तो लोअर डेप्थ पे, ज्यादा डेप्थ पे नहीं, और हाईली इंक्लाइंड है। तो ऐसे में आप वर्टिकल बनाने लग जाएंगे, एक तो बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाना पड़ेगा और कॉस्ट आपका ज्यादा बैठेगा, या जैसा भी वहां का कंडीशन है, जहां पे हमको ऐसा लग रहा है कि इंक्लाइन शाफ्ट ज्यादा बनाना ज्यादा कन्वीनियंट है, तो वैसे में हमने क्या करा? इंक्लाइन शाफ्ट बना दिया। ठीक है जी बात? इंक्लाइन शाफ्ट मतलब आपको डायग्राम से भी दिखना चाहिए, और आपके एग्जाम में जो दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है ना, वो दोनों क्वेश्चन में क्या करा? उसने डायग्राम दे दिया और पूछ दिया है कि ये जो है ना सर, चलो पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा तरीका है। जो दो क्वेश्चन यहां से आए वो कैसे आए, ये देखो। ये क्वेश्चन है 2017 का। यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया था और पूछ दिया गया है कि हॉरिजॉन कौन सा है, एडिट कौन सा है, इंक्लाइन शाफ्ट कौन सा है, इंक्लाइन कौन सा है। ये एक क्वेश्चन, दोनों 2017 का है। ये एक क्वेश्चन है जहां पे आपको अलग अलग टर्म्स दे दिए गए हैं और पूछ दिया गया है कौन सा क्या है, कि टी क्या है, एस क्या है, आर क्या है, क्यू क्या है, पी क्या है। ये दो क्वेश्चन है बेसिकली। इसके लिए हम माहौल बना रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये तो बने ही, इसके अलावा फ्यूचर में भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी बात?
इधर थे, हाँ अभी वापस से आते हैं, ठीक है। क्या बताया, इंक्लाइन ओपनिंग कनेक्टिंग द सरफेस विद अंडरग्राउंड वर्किंग। क्या करा हमने, सरफेस को अंडरग्राउंड वर्किंग से कनेक्ट कर दिया। क्या है सर, इंक्लाइन ओपनिंग है। क्या है, इंक्लाइन ओपनिंग है। यूजुअली गाइड रेल आर प्लेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ होइस्टिंग along the incline. Additional manway is also constructed if this is used as main entry to the mines. An incline shaft is usually sunk along the deep or pitch of the ore body. क्या समझा सर हमने, सरफेस से हमने क्या करा, इंक्लाइन ओपनिंग बना दिया जिसका एक्सिस कहां तक है, ओर बॉडी तक है। और इस के अंदर में हमने क्या करा, गाइड रेल लगा दिया, गाइड रेल लगा दिया जिसका काम क्या है, ये किस काम में आ रहा है, होस्टिंग करके ऊपर खींचने के, कोई भी चीज को अगर ऊपर खींचना है तो उसके काम में आ रहा है। लेकिन इस होस्ट, जैसे मटेरियल को ही निकालना है तो उसको होस्ट करने के काम आ रहा है, ऊपर खींचने के काम आ रहा है। इसके अलावा यदि आपको इसी से क्या करना है, अगर आदमी को भी आना जाना है तो उसके लिए एक अलग से एडिशनल मैनवे भी हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिससे कि अगर ये मेन एंट्री है माइन का, इसी से आपको बाकी सामान को भी लेके जाना है, आदमी को भी लेके जाना है, तो अलग अलग से एक मैनवे भी हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इसी इंक्लाइन के अंदर में। इंक्लाइन शाफ्ट में केज ऊपर नीचे कैसे होता है, एक गाइड रेल लगा है ना यार, देखो ये लगा है गाइड रेल, मतलब जस्ट आप मान के चलिए कि एक ट्रेन का बोगी है जो अंदर जा रहा है मान के चलिए, और वापस आ रहा है मान के चलिए, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा, इसका भी डायग्राम है सामने ही, आप देख लीजिए किस तरह से रहता है। चलो पूछ दिए तो चीजों को मैं अपने हिसाब से रखा हूं एक्चुअली, सब चीजें धीरे धीरे रिवील होगा करके, लेकिन अभी पूछ दिए तो दिखाई देता है। ये देखो, ये है इंक्लाइंड शाफ्ट, किस तरह से इसका है, क्या है, इस पर से आना जाना होगा, इस पर से आपका जो भी स्कीप है या केज है या जो भी आप बोले, जो मटेरियल या मेन को ले जाने के लिए जो चीजें हैं वो चलेगी। क्रॉस कट या लेवल में क्या डिफरेंस है आप खुद ही बताएंगे थोड़ी देर में, राहुल आएगा धीरे धीरे यार, सारा चीज तो है ना गुरु, डोंट वरी, एक बार मुझे खत्म कर लेने दीजिए, देन फिर आपका डाउट लेते हैं। क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है, कहां पे आए, अरे क्या हो रहा है आपको, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका इंक्लाइन शाफ्ट, तो एक तो शाफ्ट था, दूसरा इंक्लाइन शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर में वर्टिकल था, और ये जो है लगभग 70-80 डिग्री के आसपास में रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और इसमें लाइन दे रखा है, क्या लाइन दे रखा है सर, एक ये है कि इंक्लाइन शाफ्ट यूजुअली संक अलोंग द डीप। इंक्लाइन शाफ्ट को हम किसके अलोंग संक करते हैं, डीप के अलोंग, बेसिकली जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन है उसके अलोंग में संक करते हैं, या फिर राइज के अलोंग संक करते हैं, जो आपका क्या है, पिच ऑफ द ओर बॉडी, मतलब जो राइज जो पोर्शन है उसके अलोंग डीप करते हैं। नॉर्मल से पूछेगा नहीं यार कुछ भी आपको, ठीक है, इसमें से जस्ट है कि आपको ये बस पिक्चर क्लियर रहे, ठीक है, और हल्का फुल्का आइडिया रहे क्या काम में आ रहा है, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, और इसका डायग्राम एक पिक्चर क्लियर दिखा तो दिया ही आपको। गेट के इतिहास का कितना क्वेश्चन आया है, तो बहुत ज्यादा घुसना नहीं, उतना ही घुसना जितना काम का है। चलो डिक्लाइन, जहाँ घुसना रहेगा मैं खुद ही ले जाऊंगा कि ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर एक चीज को जानना जरूरी है, तो अपने आप में वहाँ कंटेंट बढ़ जाएगा। अभी एक एक दो लाइन में खत्म कर रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन वही है कि आया ही नहीं क्वेश्चन, तो क्यों इस पर ज्यादा एफर्ट डालें। हाँ डिक्लाइन, इट इज सेकेंडरी इंक्लाइन ओपनिंग, हाँ it is secondary incline opening or maybe spiral similar to a ramp. It works as a driveway for vehicle. It connects various vertical levels of a mine. समझिए बात को, क्या बोल रहा है, ये जो डिक्लाइन है ना, एक तो इंक्लाइन था, है ना, इंक्लाइन को हमने समझा, इंक्लाइन शाफ्ट के अंदर में गाइड लगा दिया, आने जाने का काम आ रहा है। ये सारे मेटल माइनिंग के टर्म्स हो रहे हैं यार, ठीक है, मेटल माइन में क्या है कैसे है उसके लिए बात हो रहा है। तो ये डिक्लाइन मतलब क्या हुआ, आपने क्या करा, अगर कोई सरफेस में विजिट किया, सरफेस को छोड़ दीजिए, मॉल तो सब गए होंगे, तो मॉल के अंदर में आपने देखा होगा कि जो पार्किंग रहता है, बेसमेंट का पार्किंग रहता है, किस तरह से बनाया रहता है कि आपका कार भी पूरा अंदर तक चले जाता है, किस तरह से रैम बनाया होता है, उसी से आप समझिए कि उसी तरह का माइंस में भी हम क्या करते हैं, रैंप बनाते हैं, बोलिए, या एक्चुअली इसके लिए स्पेसिफिक टर्म जो यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्लाइन ओपनिंग टर्म ही जो यूज कर रहा है, ठीक है। हाँ ये स्पाइरल जो यूज कर रहा है, स्पाइरल वे जो हम बनाते हैं, जैसा आपने मॉल का अगर देखा होगा, कोई गए होंगे तो आपको समझ में होगा, बेसमेंट में पार्किंग के लिए कैसे आप गोल गोल घूम करके बेसमेंट तक पहुंचते हैं। बेसमेंट में भी जो एक होता है लोअर बेसमेंट, फिर उसमें बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 करके अलग अलग लेवल्स बना के रखते हैं। कुछ वैसा ही है जो माइंस के अंदर में भी अंडरग्राउंड पहुंचने के लिए हम करते हैं, जहां पे आप क्या करें,
हैवी व्हीकल्स को अंदर ले जा सके। वो वर्टिकल्स को अलग अलग कनेक्ट करता है, जैसे बेसमेंट 1 है तो एक बेसमेंट हुआ, फिर अंदर घुसते हुए आया दूसरे बेसमेंट में आया, फिर अगले बेसमेंट में आया, तो वो उस वाले पूरे उसको कनेक्ट करेगा। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है पिक्चर? हाँ वही बोल रहा हूँ, यूजी मेटल माइंस में यूज होता है। क्लियर है? तो ये बेसिकली डिक्लाइन हो गया। किस काम में आ रहा है? किस काम में आ रहा है? व्हीकल्स को अंदर ले जाने के, व्हीकल्स को अंदर ले जाने के काम में आ रहा है कि आप ट्रक को, डंपर को भी भाई अंदर ले जाओ, वहां से मटेरियल निकाल लो। ठीक है? तो नो डाउट आपका कॉस्ट ज्यादा बैठेगा इस स्पाइरल बनाने में। एक सिंपल आप इंक्लाइन बना दिए और एक आप गोल गोल घुमाते हुए अंदर लेके जा रहे हैं, तो नो डाउट कॉस्ट कॉस्ट तो ओपन कास्ट में डिक्लाइन होता है। कैसा ओपन कास्ट में डिक्लाइन होता है, लेकिन टर्म जो यूज करते हैं ना वो ये यूज करते हैं, रैंप। ओपन कास्ट में रैंप होता है, तो सिमिलर होता है वो भी। उसमें भी आपका सरफेस से अंदर तक ले जाने के लिए, जो भी ओपन कास्ट में जो वर्क प्लेस है या फेस तक ले जाने के लिए हम रैंप बनाते हैं, तो टर्म अलग है। ठीक है? जैसे इंक्लाइन जो बोल रहे हैं तो अंडरग्राउंड के लिए हम यूज कर रहे हैं, और जब हम सरफेस के लिए बात करेंगे, ओपन कास्ट के लिए बात करेंगे, तो टर्म यूज हो जाएगा रैंप। बाकी दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग सिमिलर सा है। क्लियर है जी बात? आगे बढ़े, आगे देखिए। आगे देखिए, एडिट। एडिट इज एन एंट्रेंस टू एन अंडरग्राउंड माइंस विच इज हॉरिजॉन्टल और नियरली हॉरिजॉन्टल। क्या होता है एडिट सर? एंट्रेंस होता है अंडरग्राउंड माइन के अंदर में, जो कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या फिर लगभग हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर है जी बात? ठीक है? अब ये एडिट जो है कहां पे यूज होता है, ये टर्म्स को याद रखिएगा जब भी पूछा गया है, चाहे सरदारी का एग्जाम हो, गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इस टर्म्स को बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इस एडिट के लिए आपने अलग से याद रखना है। हेली टेरेन के अंदर में आपका क्या होगा, एडिट यूज होगा। ठीक है? वर्क फॉर एंट्री टू द माइंस किस काम में आता है, मेन या मटेरियल के एंट्री के लिए, ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए, वेंटिलेशन के लिए, मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। कहां पे यूज होता है? हेली टेरेन के अंदर में यूज होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या नियरली हॉरिजॉन्टल एंट्रेंस होता है अंडरग्राउंड माइन के अंदर में। क्लियर है जी बात? डायग्राम से देख सक रहे हैं। आगे देखिए, मेन लेवल्स। ये क्या है? इन रेगुलर इंटरवल अलोंग द शाफ्ट horizontal opening called drift are driven towards the over body. Each of this major working horizons is called level. तो ये वैसे यहाँ के लिए नहीं था, आगे तो बताऊंगा ही इसको। कुछ नहीं, जो शाफ्ट है जैसे कि आपने देखा होगा ना, ये जो आपने क्रॉस कट ड्राइव करा, ये जो क्रॉस कट ड्राइव करा, उसी को कहीं ना कहीं आप जो वर्टिकल लेवल को मिलाने के लिए जो अलग अलग आपने ड्रिफ्ट ड्राइव करा, उसको लेवल्स भी बोल देते हैं। ठीक है? तो उसको छोड़ दिया फिलहाल। अभी अब आते हैं टर्मिनोलॉजी यूज इन कोल माइंस। कोल माइंस के अंदर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो यूज होता है। तो कोल माइंस का अलग से तो एग्जाम में नहीं आया, लेकिन कल को आ सकता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। हाँ, एक बेंच से दूसरे बेंच को कनेक्ट करने के लिए या पहुंचने के लिए बनाते हैं। क्रॉस कट बताऊंगा आगे, शैलेंद्र आएगा मेटल माइनिंग के टर्मिनोलॉजी में, आगे मैं हर एक चीज को क्लियर करूंगा, बहुत सारा चीज आना बाकी है। मैंने मेन आपको खदान के अंदर में पहुंचाया है। अब खदान के अंदर में भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जो चीजें ड्राइव होती है, वो सारे अलग से आएंगे अभी। ठीक है? ड्राइवेज इन डिपॉजिट्स करके, तो जो भी है आपके एक एक चीज को अभी और देखेंगे। ठीक है? क्रॉस कट आना बाकी है मालिक, अभी सिर्फ खदान के अंदर में पहुंचे हो। तो पहले पहुंचते हैं कोल माइन के अंदर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है? देखिए, गैलरीज, ए रोड इन कोल सीम प्रॉपर इज गैलरी। कोल सीम मतलब अब तो वर्ड क्लियर होगा, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। कोल का जो बेड है या कोल का लेयर है, उसको हम कोल सीम बोल दे रहे हैं। तो वो जो कोल सीम के अंदर में आप क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं। डीप गैलरी, इस गैलरी को भी अलग अलग नॉमेनक्लेचर इसका है, कि अगर आप डीप डायरेक्शन में गैलरी बना रहे हैं, डीप मतलब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डीप मतलब क्या है, कि जब आप अंदर जा रहे हैं तो नीचे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है? इंक्लाइन डायरेक्शन में नीचे की ओर जो जा रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। ठीक है? तो नीचे की ओर जब बना रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, डीप गैलरी बोलेंगे, है ना? और जब आप उस डीप के या स्ट्राइक के डायरेक्शन में बना रहे हैं, डीप के परपेंडिकुलर, या फिर डीप के परपेंडिकुलर हम क्या बोल रहे थे, स्ट्राइक बोल रहे थे, स्ट्राइक के डायरेक्शन में अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, लेवल गैलरी बोलेंगे। ध्यान से देखते हैं। डीप गैलरी, ए रोड विच इज ड्रिवन अलोंग द डीप ऑफ द सीम, जो सीम का जो डीप है उसके अलोंग जो आप रोड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, डीप गैलरी बोलेंगे। यस, कई बार उसको सिंपल डीप भी बोल देते हैं। खदान के अंदर में गया होगा तो बोलोगा 7 डीप, 7 डीप में काम हो रहा है, 8 डीप में काम हो रहा है।
ठीक है। तो आप या तो डीप गैलरी बोल दीजिए या सिंपल डीप बोल दीजिए। तो जो डीप के डायरेक्शन में जो रोड बना रहा है वो डीप गैलरी हो गया, और इस डीप गैलरी के परपेंडिकुलर जो रोड बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल गैलरी बोलेंगे। A road driven along the strike of the seam is called level gallery और simple level। स्ट्राइक क्या है, अगर ये आपका डीप डायरेक्शन है तो ये आपका स्ट्राइक डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लान में कहीं कहीं पे ये भी दिया रहता है, वैसे तो नॉर्थ साउथ दिया रहता है प्लान में, लेकिन ये भी एक है जो जिससे कि आप प्लान को अलग अलग कर सक रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डीप डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर में जो स्ट्राइक डायरेक्शन रहेगा उसके अलोंग अगर हम कोई गैलरी ड्राइव करते हैं उसको लेवल गैलरी बोल दिए। क्लियर हो गया? ठीक है, ए डीप गैलरी में भी अलोंग द ट्रू डीप। ये जो डीप गैलरी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसके अलोंग होगा, ट्रू डीप के अलोंग होगा। ट्रू डीप मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इंक्लिनेशन जो है उसके अलोंग होगा। मैक्सिमम जो इंक्लिनेशन है उसके अलोंग होगा, लेकिन सम केस इसको हम अपेरेंट डिप के अलोंग भी कर सकते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, कि अगर आप मैक्सिमम डिप के अलोंग अगर रोड बना रहे हैं तो हो सकता है आगे सर्विस हमको पता चला है कि आगे एक फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, या कोई डाइक है, या कोई दूसरा समस्या आ रखा है ना, कोई वाटर बॉडी से जाके मिल रहा है। तो ऐसे में हम या हमारा सिम का सिचुएशन ही ऐसा है कि सिम का जो दूसरे डायरेक्शन मुड़ रखा है, मतलब उधर ले जाना कन्वीनियंट नहीं है। तो वैसे में सुविधा के हिसाब से हम चाहे तो अपेरेंट डिप के डायरेक्शन में भी चला सक रहे हैं, लेकिन इन जनरल डीप गैलरी को हम किसके चलाएंगे, ट्रू डीप के डायरेक्शन में चलाएंगे। ठीक है, इन सम केस जरूरत के हिसाब से आप अपेरेंट डीप के डायरेक्शन में भी चला सक रहे हैं। लेवल गैलरी में नॉट बी ट्रूली अलोंग द स्ट्राइक। ये जो लेवल गैलरी है वो जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से क्या स्ट्राइक के डायरेक्शन में भी में ही रहे, स्ट्राइक ऑफ द सीम, बट में स्लाइटली राइजिंग इन वे टुवर्ड्स द वर्किंग फेस विथ कंसिडरेशन ऑफ हॉलेज इन ड्रेनेज। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया, स्ट्राइक के डायरेक्शन में, स्ट्राइक के डायरेक्शन में जो आप गैलरी चला रहे हैं, स्ट्राइक ऑफ द सीम के डायरेक्शन में जो गैलरी चला रहे हैं उसको आप लेवल गैलरी बोल रहे हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से स्ट्राइक के डायरेक्शन में ना रख के हम उसको स्लाइटली राइजिंग डायरेक्शन में रखते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा नहीं पल्ले पड़ रहा होगा यार, काम अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि खदान के अंदर में जैसे हॉलेज का एक समस्या है, ड्रेनेज का एक समस्या है, तो इस चीज को भी ध्यान में रख करके हम उसको हल्का सा इंक्लाइन कर देते हैं। उससे फायदा क्या होगा, एक तो डीप का डायरेक्शन है, डीप के डायरेक्शन में आपका पानी जाता ही है, नीचे की ओर ही जाएगा ना, कि अगर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो नीचे की ओर जाएगा, नीचे में संप बन रखा है जहां पे पानी कलेक्ट हो रहा है। तो अगर हम पूरी तरह से अगर लेवल को इसी के जो डीप है उसके परपेंडिकुलर चलाने लग जाए तो ये पानी का प्रॉब्लम अलग से सॉर्ट आउट नहीं होगा। हल्का सा बस स्लाइटली आपने राइज कर दिया, थोड़ा सा बस एंगल चेंज कर दिया तो पानी का समस्या आपका खत्म हो जाना है, वेंटिलेशन का समस्या आपका खत्म हो जाना है। तो ये वर्क करने पर मैं भी समझ में आएगा, तो समझ में आता है तो अच्छी बात, या तो फिर इग्नोर करो, बस टर्म्स को ध्यान में रख लो कि ये जो टर्म्स है क्या बोल रहा है, कि पूरी तरह से स्ट्राइक में ना करके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं राइज डायरेक्शन पे, ताकि आपको ड्रेनेज या वेंटिलेशन में कन्वीनियंट हो। अपेरेंट को ग्रेडियंट कम करने के लिए यूज करते हैं। ग्रेडियंट कम करने बेसिकली मतलब ही उसका यही हुआ कि जो ट्रू डिप है उसका मैक्सिमम इंक्लिनेशन हुआ, इसके अलावा अपेरेंट डिप जो हुआ उसका इंक्लिनेशन ट्रू डिप से तो कम रहेगा, और कम करने के लिए यूज करते हैं। तो फिर ऐसा कुछ ऐसा टर्म ठीक है बोल सक रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी ठीक है, हो सकता है इसके लिए भी होता होगा कि आपका मान लो पहुंचने में या ओर तक पहुंचने में इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा पड़ रहा था, अपेरेंट डिप यूज कर लिए जिससे कि आपका इंक्लिनेशन कम पड़ेगा, आपको जो ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होगा। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि जहां पे आपको इंक्लिनेशन कम करना है तो आप अपेरेंट डिप यूज कर लिए। क्लियर है जी बात? वही मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के कंडीशंस पे जो आपका डिमांड है या जिससे कि आपको सुविधा हो, आप सिचुएशन के हिसाब से अपेरेंट डिप को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ट्रू डिप जो है वो ज्यादा ऐसे इन जनरल केस, क्योंकि आपको पहुंचने में डिस्टेंस कम पड़ेगा, पानी वगैरह का समस्या कम होगा, सारे के सारे नीचे की ओर बहेंगे अगर आप ट्रू डिप को यूज करते हैं। क्लियर है? अभी ध्यान दीजिए, अगला समझते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है? क्या क्या समझ लिया हमने, गैलरी समझ लिया, डीप गैलरी समझ लिया, लेवल गैलरी समझ लिया। अब उसके बाद में हमने समझा कि ये जो डीप गैलरी है, डीप गैलरी को हम किसके अलोंग बनाते हैं, या तो ट्रू डीप या तो फिर अपेरेंट डीप, उसके अलोंग बनाते हैं। इसके अलावा जब लेवल गैलरी बनाते हैं उसको स्ट्राइक के डायरेक्शन में बनाते हैं, लेकिन पूरी तरह से स्ट्राइक के डायरेक्शन बना बना के स्लाइटली राइजिंग कर देते हैं, इन वे के राइजिंग कर देते हैं, ताकि कि क्या हो, ठीक है, जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वाटर ड्रेनेज का या हॉलेज का जो चीज है, वो सारी चीज को कंसिडर करते हुए थोड़ा बहुत हम क्या कर देते हैं, राइजिंग डायरेक्शन में रख देते हैं। ठीक है,
ये सारी चीजों को समझा। अभी आगे आते हैं। ए रोडवेज इन स्टोन कनेक्टिंग टू और मोर कोल सीम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। एक मिनट पानी पी लेते हैं यार। पढ़ते रहो तब तक। कुछ नहीं दिख रहा है सबको, ऐसी सो रहा है कि बता दो यार, सिर्फ राजू को दिक्कत हो रहा है कि बाकी सबको भी दिक्कत है कि नहीं दिख रहा है? अगर अकेले को दिक्कत होगा तो भाई राजू आपके एंड पे दिक्कत है। हाँ समझो, ए रोडवेज इन स्टोन कनेक्टिंग टू और मोर कोल सिम, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कोल सिम को कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनाते हैं वो क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। कई कई बार इसको स्टोन ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। कब स्टोन ड्रिफ्ट बोलते हैं? जब आपने जो रोड बनाया है और वो उस रोड में से एक जो एंड है वो कहां पे है? स्टोन पे है, और दूसरा जो एंड है वो कहां पे है? कोल पे है। तो उसको आप क्या बोल देते हैं? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? समटाइम्स रिफर टू स्टोन गैलरी इफ ओनली वन एंड ऑफ द रोड इज इन कोल एंड अदर एंड इज ब्लाइंड। तो उसको आप क्या बोल देंगे? स्टोन गैलरी बोलेंगे जब आपका एक एंड कहां पे रहेगा? रिफर टू, क्या हो रहा है यार? हाँ ठीक है, वन इंड जो है कहां पे है? कोल पे है, और अनदर इंड जो है ब्लाइंड है, कहीं पे पहुंचा नहीं है, तो उसको आप क्या बोल देंगे? सिंपल स्टोन गैलरी बोल देंगे। दूसरा, इस सॉलिड ब्लॉक, एक और टर्म था स्टोन ड्रिफ्ट, चलो आगे आएगा, ठीक है। इस सॉलिड ब्लॉक ऑफ कोल सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स और नियरली ऑल साइड्स बाय गैलरी इज नोन एज ए पिलर। क्या समझे? एक सॉलिड ब्लॉक कोल का जो कि क्या कर रहा है? सारे साइड से, किससे? गैलरी से सराउंडेड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पिलर बोल रहे हैं। ये भी टर्म्स है जो माइंड के अंदर में आएगा। जैसे बोलते हैं ना बोर्ड इन पिलर, तो बोर्ड इन पिलर में बोर्ड जो हुआ क्या हुआ? गैलरीज हुए। तो आप क्या करते हैं? डेवलपमेंट स्टेज में सिर्फ गैलरी ड्राइव करने का काम करते हैं। जब गैलरी ड्राइव कर देते हैं तो डेवलपमेंट स्टेज में जो खाली बच जाता है वो क्या बचता है? ये पिलर्स बच जाते हैं। ये पिलर्स इस तरह से बच जाते हैं। ये पिलर्स क्या हुए? सराउंडेड होते हैं किससे? गैलरीज से, ठीक है। इट फॉर्म्स नेचुरल सपोर्ट ऑफ द रूफ इन ए माइन। तो माइन के अंदर में एक नेचुरल सपोर्ट का काम भी ये करता है। वेयर द गैलरी इन ए सीम आर जनरली where the gallery in the seam are generally along the deep rise and strike forming square or rectangular pillar. A gallery which cuts across the pillar due to its drivage along the apparent dip is called cross cut. तो ये क्रॉस कट को तो बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं। Where gallery is the seam are generally along the dip, जो गैलरी होता है, ठीक है, गैलरी क्या होता है? या तो डीप राइज डायरेक्शन में होगा या फिर क्या बनाएगा? स्ट्राइक डायरेक्शन में चलेगा। सिंपल सी बात है कि हम अगर डीप राइज डायरेक्शन में या चला सक रहे हैं, और जब आप आधा चलाने लग जाएंगे तो स्ट्राइक डायरेक्शन में। तो ये गैलरी हुआ, और ये गैलरी को चला करके ही आप क्या बनाते हैं? पिलर्स बनाते हैं, स्क्वायर शेप में या तो रेक्टेंगुलर शेप में आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या करते हैं? गैलरी विच कट अक्रॉस द पिलर ड्यू टू ड्राइवेज along the apparent dip, apparent dip के along आप क्या करते हैं? गैलरी को कहीं कहीं पे जो कट करते हैं पिलर के अक्रॉस, तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्रॉस कट बोलते हैं। एक तो ये टर्म्स है। क्रॉस कट और भी है, मेटल माइंस में भी यूज होता है, तो वहां पर भी समझेंगे। अभी के लिए क्या हुआ कि आपने क्या करा? गैलरीज को एक जस्ट ड्राइवेज बनाया जरूरत के हिसाब से अपेरेंट डिप के अलोंग, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? क्रॉस कट बोल रहे हैं। ये कहां पे जरूरत पड़ेगा? लेट सपोज आपको एक सिम से दूसरे सिम पे जाना है, तो वैसे स्थिति में भी आप क्या करते हैं? एक ड्राइवेज बनाते हैं, है, हाँ, ड्राइवेज बनाते हैं, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? क्रॉस कट। सच क्रॉस कट्स आर समटाइम रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटी ऑफ वेंटिलेशन, ड्रेनेज, हॉलेज एंड स्टोइंग। तो किस चीज के लिए क्रॉस कट की अलग से जरूरत पड़ जाती है? आपको वेंटिलेशन के लिए, तो कभी वाटर ड्रेनेज के लिए, या फिर स्टोइंग के लिए भी आपको क्रॉस कट की जरूरत पड़ती है। स्टोइंग के लिए कैसे? जो स्टोइंग मतलब समझ रहे हो क्या यार? स्टोइंग मतलब जो हम डिप्लरिंग करते हैं, तो डिप्लरिंग एक तो होता है कि डिप्लरिंग बाय केविंग, और एक होता है डिप्लरिंग बाय स्टोइंग, जहां पे आप क्या करते हैं? जो कोल को आपने एक्सट्रैक्ट करा उसके जगह में सैंड को भर देते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? क्रॉस कट ड्राइव करना पड़ता है कि सरफेस आपने क्या करा? क्रॉस कट बना दिया, और वहां से आप स्टोन वगैरह डाल रहे हैं या बालू वगैरह का जो मिक्सचर है पानी के साथ मिला करके डाल रहे हैं, तो वहां पर भी आपको क्रॉस कट की जरूरत पड़ती है। तो आपने क्या करा? पिलर पर भी हम आपने क्या करा? एक ड्राइवेज बना दिया, तो वो क्या हो गया? क्रॉस कट। पूरा ऊपर ऊपर से जा रहा है कि कुछ समझ में भी आ रहा है यार? ड्राइवेज इज सिमिलर, ड्राइवेज मतलब हो गया रास्ता, ठीक है, कि आप जो भी रास्ता बना रहे हैं,
पिलर के अंदर में या जो जहां कहीं पे। अब उसी के लिए स्पेसिफिक उस ड्राइवेज के लिए टर्म यूज करते हैं ड्रिफ्ट। अब ये जो ड्रिफ्ट है, कहीं पे इसको क्रॉस कट बोल रहे हैं, कहीं पे ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, कहीं पे स्टोन ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, तो वो जगह के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। जैसे इसको एक सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पे है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक ड्रिफ्ट आया था ना ऊपर में। हाँ, ब्लाइंड इंड पे, कि एक इंड तो कहाँ पे जा रहा है, कोल पे जा रहा है, और दूसरा इंड जो है ब्लाइंड है, तो उसको आपने क्या बोल दिया, सिंपल ड्रिफ्ट बोल दिया, ठीक है, या स्टोन गैलरी बोल दिया, तो ये ड्रिफ्ट हो गया कि जहां पे आपका एक इंड तो पता है आपको, एक इंड, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, है ड्राइवेज बनाने के ही आप काम कर रहे हैं, लेकिन टर्म्स कैसे कैसे क्लियर हो गया कि आपने क्या करा, एक गड्ढा खोद करके रख दिया। जैसे ये ड्रिफ्ट कहाँ पे आपने देखा होगा, वेंटिलेशन फैन जो जहां पे चलाते हैं, तो एक इंड ब्लाइंड है और एक इंड में आपने जस्ट एक ड्राइव करके छोड़ दिया, वो क्या हो गया आपका, सिंपल ड्रिफ्ट हो गया या स्टोन गैलरी हो गया। दूसरा, अगर आपका क्या हुआ, दोनों एंड कनेक्टेड है, आपने ड्राइवेज बनाया, इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, दोनों कनेक्टेड है, क्रॉस कट हो गया, क्रॉस कट, आर पार कर लिया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टर्म्स अलग अलग जगह यूज कर रखा है। एक होता है कि जहां पे आपने क्या करा, स्टोन पे आपने जो भी ड्राइव करा और पोल तक पहुंचे, पोल सिम तक पहुंचा, वो क्या हो गया आपका, स्टोन ड्रिफ्ट हो गया। तो ऐसे टर्म्स जो है, एक सब में ड्राइवेज ही बना रहे, ये बनाने का जो काम हुआ ड्राइवेज हो गया, समझ लो रास्ता हो गया। अब वो जो रास्ते हैं उसको अलग अलग नाम दिया गया, कहीं पे ड्रिफ्ट, कहीं पे कोल ड्रिफ्ट, कहीं पे क्रॉस कट, कहीं पे स्टोन ड्रिफ्ट। क्लियर है, वो सारे टर्म्स आएंगे धीरे धीरे, वैसे बहुत ज्यादा काम के नहीं है आपके, लेकिन ध्यान में रखिए, हल्का फुल्का आपको पिक्चर क्लियर रहे, ठीक है। हाँ, सच क्रॉस कट्स आर समटाइम्स रिक्वायर्ड फॉर, ये हो गया गैलरी इन, ए गैलरी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ड्रिवन इज कॉल्ड हेडिंग। हाँ, इसको मैं बताता हूँ। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और इन द एंड ऑफ गैलरी रोडवे ऑफ ड्रिफ्ट इज कॉल्ड फेस। फेस इन द कोल इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग प्लेस और सिंपली अ वर्किंग। इसको समझते हैं, इस पूरे लाइन को समझते हैं कि क्या चीज है, कैसे है, ठीक है। देखो, माइंस के अंदर में जो काम चल रहा है, लेट सपोज ये हमारा माइंस है, ठीक है, तो इसके अंदर में हम काम करने के लिए क्या बनाते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं। हेडिंग्स मतलब इसको भी अब जस्ट समझ लीजिए, रास्ता है, ठीक है। तो लेट सपोज ये क्या है आपका, ये आपका हेडिंग 1 है, मतलब खोखला है, गैलरी है बोल दीजिए, ये सॉलिड पिलर है, सॉलिड पिलर है, ये हेडिंग 2 है, ये सॉलिड पिलर है, इधर भी सॉलिड पिलर है ना, ये हेडिंग 3 है। तो ये जो हेडिंग मतलब क्या हुआ, यही एक बता रहा था, गैलरी इन प्रोसेस ऑफ बीइंग ड्रिवन, ड्रिवन इज कॉल्ड हेडिंग। बेसिकली ये जो गैलरी जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस में है आगे बढ़ने के, ऑलरेडी जो बन चुका है वो क्या हो गया, गैलरी हो गया, जो आपने बना के छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन आप क्या, जो प्रोसेस में है कि जहां पे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हेडिंग हो गया, ठीक है। जैसे आपका मेन गैलरी हुआ, मेन गैलरी के बाद में हम क्या करते हैं, अलग अलग हेडिंग से पैनल के अंदर में घुसते हैं। जो खदान के अंदर में घुमा होगा, कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पा रहा होगा, जो नहीं घुमा होगा वो भी जस्ट समझिए कि ये माइंस हुआ, माइंस के अंदर में हम क्या कर किया, हमने मेन इंटेक्स या मेन गैलरी से आए, मेन गैलरी से आने के बाद में हमने क्या करा, इसमें भी एक अलग से रास्ता ड्राइव करके आप पैनल के अंदर में घुस रहे हैं, पैनल के अंदर में घुस रहे हैं, अलग अलग हेडिंग बना करके, मैं डायग्राम्स आगे और दिखाऊंगा, ठीक है। हेडिंग बना करके हम क्या कर रहे हैं, पैनल के अंदर में घुस रहे हैं। अब इस गैलरी के अंदर में जो मूविंग फ्रंट है, ये सामने वाला जो हिस्सा है, ये जो सामने वाला हिस्सा है जो आगे बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं फेस। मूविंग फ्रंट ऑफ एनी गैलरी रोडवेज ऑफ ड्रिफ्ट, रोडवे ऑफ ड्रिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। इसी फेस को कई कई बार सिंपली हम क्या बोल देते हैं, वर्किंग प्लेस या वर्किंग बोल देते हैं। क्लियर है जी बात, क्लियर है। क्या करा हमने, प्रोसेस ऑफ बीइंग ड्रिवन मतलब जो कि क्या है, आगे बढ़ने के प्रोसेस में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेडिंग। जो भी रास्ता है या गैलरी है जो आगे बढ़ने के प्रोसेस में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेडिंग। और इसी हेडिंग के मूविंग फ्रंट को, इसी हेडिंग के मूविंग फ्रंट को या ड्रिफ्ट के मूविंग फ्रंट को हम क्या बोलते हैं, फेस। और इस फेस को कई कई बार हम सिंपल वर्किंग प्लेस या वर्किंग भी बोल देते हैं कोल माइन के अंदर में। क्लियर है जी बात, क्लियर है। प्लीज क्लियर विथ फिगर, फिगर ही तो बनाया था मालिक, इसका फिगर होगा तो देखता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं है यार।
समझिए, मैं वही बता रहा हूँ ना, खदान की चीजें ऐसी है कि जो एक आध हल्का फुल्का भी देखा होगा, नहीं देखा होगा यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा यार थोड़ा बहुत तो, या कुछ नहीं ये तो देखे ही होगे आप लोग, रानीगंज, मिशन रानीगंज, तो हल्का फुल्का भी पिक्चर क्लियर होगा तो चीजें समझ में आनी है। ठीक है, ये मेन इनटेक हुआ जहां से आपका हवा अंदर आ रहा है, रिटर्न हुआ जहां से हवा बाहर जा रहा है। ठीक है, अब ये जो मेन इनटेक है या मेन गैलरी बोल लीजिए हमारे लिए अभी फिलहाल समझने के लिए, तो मेन गैलरी पे हमने क्या करा, और रास्ता बनाया, और रास्ता बनाया ताकि हम पैनल के अंदर में घुस सके। ठीक है, इधर सॉलिड जो भी कोल है समझ लो, कोल से भरा हुआ है, और यहां पर बीच बीच में पिलर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस मेन गैलरी को, मेन गैलरी से हमने अलग अलग ये रास्ता बनाया। आप ऐसे समझिए, रास्ता 1, ये रास्ता 2, ये रास्ता 3, ये रास्ता 4 और ये रास्ता 5। ठीक है, ये जो रास्ता हमने बनाया वर्किंग प्लेस तक पहुंचने के या फेस तक पहुंचने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेडिंग बोल रहे हैं। तो ये हेडिंग बेसिकली क्या है, ये ऐसा रास्ता है, ऐसा गैलरी है जो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यही लाइन उसमें लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो ये जो गैलरी का मूविंग फ्रंट है, ये सामने का हिस्सा जो आगे बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। ये सिंपली इसी को वर्किंग प्लेस बोल दे रहे हैं, वर्किंग प्लेस बोल दे रहे हैं, या फिर वर्किंग बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमने एक तो मेन एंट्री था शाफ्ट एडिट इंक्लाइन से, जो हमने मेन एंट्री किया, उसके मेन एंट्री के बाद में फिर जो छोटे छोटे रास्ते बनाए, तो छोटे छोटे जो रास्ते बनाए, अगर वो आगे बढ़ता हुआ है, जो उस पर काम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेडिंग बोल रहे हैं। ये पैनल में घुसने का रास्ता हुआ, इस रास्ते को हम हेडिंग बोल रहे हैं। उसका जो सामने का हिस्सा हुआ जो आगे बढ़ रहा है, उसको हमने फेस, वर्किंग प्लेस या वर्किंग बोला। अब क्लियर है? ठीक है, चलो। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। हेडिंग समझ लिया हमने, फेस समझ लिया क्या होता है। when a set of deep or rise heading is driven, one of the heading is called main dip and main rise respectively, and the other heading on either side are known as companion dip or companion rise। तो कुछ नहीं, जैसे आपको बताया कि हम हेडिंग, हेडिंग को आप समझ गए आप, कि जो आप हेडिंग ड्राइव कर रहे हो, जो भी आपका गैलरी जो ड्राइव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसमें से एक जो गैलरी है या हेडिंग है, उसको आप क्या बोलते हैं, मेन डीप या मेन राइज का डायरेक्शन बोलते हैं। मेन डीप या मेन राइज का डायरेक्शन बोलते हैं, या मेन डीप या मेन राइज जो भी बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी हेडिंग है, उसको आप क्या बोलते हैं, कंपेनियन डिप या कंपेनियन राइज। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए कि जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, ठीक है, उसको ठीक है, बेसिकली एक इंक्लिनेशन ज्यादा, तो ऐसा कुछ बताया नहीं, एक को हमने क्या बोला, मेन डिप या मेन राइज बोला। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी है उसको कंपेनियन डिप या कंपेनियन राइज बोल रहे हैं। मेन डिप और मेन राइज यूजुअली कैरीज हॉलेज अरेंजमेंट और समटाइम्स ऑक्सिलरी फैन। जो मेन डिप रहता है या मेन राइज रहता है, उसके अंदर में क्या रखते हैं हम, या तो हॉलेज रखते हैं या तो ऑक्सिलरी फैन को वहां पे बैठा के रखते हैं। मेन डिप इक्विप्ड विद फेस पंप इन एडिशन, मेन डिप में ही आप क्या करते हैं, फेस पंप को भी रखते हैं। फेस पंप मतलब जहां पे आपका क्या है, बहुत ज्यादा मड है, स्लरी है, तो वैसे जगह में फेस पंप को लगा करके उस सबको हटाने का जो काम है आप क्या करते हैं, मेन डिप से ही करते हैं। क्लियर है जी बात? मेन डिप या मेन राइज में आपने क्या करा, एक तो जो भी हॉलेज अरेंजमेंट है उसको आप उसमें रखेंगे, ऑक्सिलरी फैन को उसमें लगाएंगे, और मेन डिप को ही आप इक्विप्ड रखेंगे फेस पंप से। तो ये चीजें जस्ट आपके नॉलेज में होना चाहिए कि फेस पंप लगाना है तो आप कहाँ पे लगाएंगे, मेन डिप पे लगाएंगे। अगर आपको हॉलेज बैठाना है या फिर ऑक्सिलरी फैन बैठाना है तो कहाँ पे बैठाएंगे, मेन डिप में बैठाएंगे। हॉलेज मतलब क्लियर होगा सबको क्या चीज है, सामान वामान को लाने ले जाने के लिए जस्ट जो लाइन बना के रखते हैं, वो आपका हॉलेज वाला रास्ता हो गया। हाउ टू डिसाइड मेन डिप इन कंपेनियन डिप, कोई भी एक को आप कर दीजिए जो जाने का रास्ता है, ऐसा कुछ तो इसमें कंडीशन दे रखा नहीं, कोई भी एक को आप बना दिए मेन डिप ये है, उसके अलावा बाकी सारे जो भी रहेंगे उसको आप कंपेनियन डिप बोलेंगे। क्लियर है?
क्लियर है? आगे देखिए, ए डिस्ट्रिक्ट इज एन एरिया, ए डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये वाला टर्म्स आप ध्यान में रखिएगा यार, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, ये वाला अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन अगर मेटल माइन से आया है तो कोल माइन से भी बना सकता है। तो ये सारे टर्म्स क्लियर होना चाहिए, कल को अगर एग्जाम में वो पूछना चाहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बताया जा रहा है, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन ये सारी चीजें अभी देखो, आप में से ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्या लगभग 100% लोग, कुछ को छोड़ दो, सारे मेटल माइंस के अंदर में जाने वाले हो। बोल दो कि 90% तो जाने ही, मेटल नहीं, कोल माइन के अंदर में जाने वाले हो, मोटा मानिए 90-95%। तो कोल माइन के अंदर में जाओगे तो ये सारे टर्म्स फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे या आएंगे आपके डे टू डे लाइफ में, तो एग्जाम में काम आए ना आए, आपके लाइफ में जरूर काम आने वाले हैं, अगर आपने कॉलेज टाइम पे नहीं समझा है तो। कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोले तो क्या मतलब है उसका, ठीक है, फेस बोले तो क्या मतलब है, वर्किंग प्लेस बोले तो उसका क्या मतलब है, डीप बोले तो क्या मतलब है, लेवल बोले तो उसका क्या मतलब है, ये सारे टर्म्स फ्रिक्वेंटली खदान के अंदर में आते हैं। सर हॉलेज और पंप तो ठीक है, लेकिन ऑक्सिलरी फैन को क्यों मेन डिप में लगाते हैं? क्यों लगाते हैं यार, इसका तो क्या बोलूं मैं। बेसिकली जहां से मेन डिप जो हुआ वही एक रास्ता है जहां से आप आने जाने का या जो भी कन्वीनियंस है वो सारे को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी वहां पे फिर ऑक्सिलरी फैन को ऐसा बोल रहा होगा कि लगा दो करके। ऑक्सिलरी फैन मतलब क्या हुआ, जहां पे आपका ब्लाइंड हेडिंग, जहां पे आपका वर्किंग प्लेस आगे बढ़ गया और आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग नहीं लगा है, देन वहां पे आपको ऑक्सिलरी फैन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसको मेन डिप में लगा रहा होगा कि आदमी यहीं से आ जा रहा है, हमारा जो काम है, जो हॉलेज है यहीं पे बैठ रखा है, तो मेन डिप पे लगाओ कि हवा अच्छा मिलेगा। समझ रहे हो? मे बी दिस इज द वन रीजन, बट उतना ज्यादा दिया नहीं है, उस पर ज्यादा घुसना भी नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, वेंटिलेशन के लिए कि मेन डिप में लगाओगे तो लोगों को हवा सही से मिलेगा, कि उसी से आना जाना है हमको। फेस पे लगाते हैं, लेकिन फेस भी तो यार आपका जो मेन डिप है, ये जो आपको बताया ना फेस क्या चीज है, ये हेडिंग है, हेडिंग में ये आपका फेस आया, वर्किंग फेस। तो आप जो फेस कहाँ पे लगाते हैं ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन का मतलब पहले समझिए, एक या एक से ज्यादा फेस के अंदर में हवा के बहाव को बढ़ाने के लिए, हवा जो भी आपका अगर हवा सही से नहीं पहुंच रहा है तो वहां हवा पहुंचाने के लिए ब्लाइंड हेडिंग में हम ऑक्सिलरी फैन को लगा रहे हैं। तो वो बेसिकली इसको किसी ना किसी एक में तो लगाओगे, तो जो एक में लगाओगे उसको बता रहा है कि मेन डिप में लगाते हैं, पीएचडी करना है, ठीक है। क्लियर है अभी? संडे को क्लास होगी? सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगा यार, सैटरडे को मैं निकल जाऊंगा, इवेंट है। सैटरडे को देखता हूँ, ले लूंगा मॉर्निंग में 9-10 बजे के आसपास। संडे को मुश्किल, संडे मुश्किल क्या, हो ही नहीं पाएगा, बिलासपुर में रहूंगा। अगले हफ्ते क्लास मेरा लगभग कैंसिल रहेगा। बहुत संभावना है कि जितेंद्र सर का ही क्लास होगा। 1 घंटा निकल गया, आज टाइम बड़ा स्लो गुजर रहा है। मतलब टॉपिक से डेविएट करते हो ना, मैं इन सारी चीजों को लाया हूँ कि हल्का आइडिया हो, लेकिन इस पर भी लोग अंदर घुस जा रहे हैं तो टाइम ज्यादा चल दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट इज एन एरिया इन माइंड हैविंग नंबर ऑफ वर्किंग, अच्छा है, लेकिन पूछ रहे हो मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो करके पूछ रहे हो, तो अच्छी बात है। चलो, डिस्ट्रिक्ट इज एन एरिया, डिस्ट्रिक्ट इज एन एरिया ए माइन हैविंग ए नंबर ऑफ वर्किंग प्लेस। बेसिकली माइन के अंदर में एक एरिया है, जैसे आपका एक पूरा माइन हुआ, लेट सपोज पूरा माइन है, तो पूरे माइन पे एक साथ काम नहीं होता है। हम क्या करते हैं, 4-5 हेडिंग को मिला करके, 5 हेडिंग जनरली लेते हैं, 5 हेडिंग को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं कि इतने पे काम करिए आप, जब आपका काम हो जाए तो इसको सामने से सील कर दीजिए और इसको सेपरेट कर दीजिए बाकी सारे पोर्शन से, कि इसको का वेंटिलेशन हमको ना देखना पड़े, इसका दुनियादारी की चीजें हमको ना देखना पड़े। तो एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सेक्शन बना के काम होता है, उसमें भी क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट ये चल रहा है, पैरेलली एक दूसरा सेक्शन हम यहाँ से चला दे रहे हैं, कि इसमें 5 हेडिंग को मिला करके एक और डिस्ट्रिक्ट बना दिए। या ये आपका लेट सपोज आपका क्या डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक अलग से हम 4-5 को मिला करके एक और अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिए। या इसी में इधर आगे बढ़ा के एक और अलग पार्ट बाई पार्ट 5-5 हेडिंग को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, 4-5 हेडिंग को मिला करके, कि हमको काम करने में सुविधा हो। अब यही चीज को ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्किंग प्लेस को मिला करके हमने माइन के एक फिक्स एरिया को हम क्या बोल दिए, डिस्ट्रिक्ट। चला मैंने बोर्ड गलत ले लिया है, मिटाने में मेहनत हो जा रहा है, ठीक है। तो माइंस के एक एरिया को हम क्या बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं। अब आप ध्यान समझिए, द वर्क सेक्शन इज ऑल्सो समटाइम यूज टू डिनोट डिस्ट्रिक्ट। जैसे कभी कभी उसी डिस्ट्रिक्ट को सेक्शन भी बोल देते हैं कि 30 सेक्शन में काम हो रहा है, 25 सेक्शन में काम हो रहा है, 49 सेक्शन में काम हो रहा है आगे है हमें, ठीक है। तो सेक्शन में काम हो रहा है, तो दोनों है सेम ही चीज, कभी डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, कभी सेक्शन बोल देते हैं।
कैसे सेक्शन बोल देते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बिलासपुर है डिस्ट्रिक्ट, अंबिकापुर है डिस्ट्रिक्ट, रायपुर है डिस्ट्रिक्ट। कैसे नामकरण करेंगे? नॉर्थ सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट ही है लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ सेक्शन पे काम हो रहा है, या साउथ सेक्शन पे काम हो रहा है, या ईस्ट सेक्शन पे काम हो रहा है, ऐसे करके उसको अलग अलग सेक्शन भी बोल देते हैं, है दोनों सेम ही चीज, ठीक है। बट यूज ऑफ टर्म्स section is not recommended where seam is being worked in two or more section like top section और bottom section। जैसे आपके एक माइंस के अंदर में दो अलग अलग, जैसे मैं आपको बताया ना सीम भी अलग अलग है, कि आपका एक अपर सीम है एक बॉटम सीम है ना। तो ऐसे में जब आप सेक्शन भी बोलने लग जाएंगे तब वो गड़बड़ है, कि आप बोल रहे हैं साउथ सेक्शन या नॉर्थ सेक्शन, तो नॉर्थ या साउथ सेक्शन तो बॉटम सीम में भी रहेगा, तो वैसे में ये टर्म यूज करना कन्वीनियंट नहीं होता है, ठीक है। फिर वहां पर तो आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ही नाम अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है जी। बात कहां पे पहुंचे थे? टर्म सेक्शन नॉट रिकमेंडेड वेयर द सेम इज बीइंग वर्कड इन टू और मोर सेक्शंस लाइक टॉप सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन। टर्म पैनल जो एक पूछ रहे थे, है ना, तो टर्म पैनल इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड टू डिनोट डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट बाय एन आर्टिफिशियल बैरियर ऑफ ब्रिक वॉल और बाय नेचुरल बैरियर ऑफ कोल। तो यहां पर फिर से आप समझिए कि डिस्ट्रिक्ट और पैनल दोनों लगभग सेम ही हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट कर, बेसिकली ऐसे बोलोगे दोनों सेम ही है ना। डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, आपने क्या करा, चार पांच फेस को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट कर दिया, तो आप बोल रहे हैं कि ये वाला पैनल और ये वाला पैनल अलग अलग, उसको आपने नामकरण कर दिया, अगर बीच से आप उसको क्या कर दिया, बैरियर से डिवाइड कर दिया। तो कहीं कहीं पर रहता है कि आप सुविधा के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नामकरण कर देते हैं, और कई बार बीच में बैरियर पिलर बना देते हैं, तो बैरियर पिलर से अगर आपने सेपरेट कर दिया दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, देन उसको पैनल कहेंगे। जस्ट बोलने के लिए हुआ, लेकिन है अल्टीमेटली दोनों सेम ही, ठीक है। एक हेड में लगाने से सभी हेड में एयर जाएगी, कैसे डिसाइड करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में कितने हेडिंग होंगे? पैनल के अंदर डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैनल होता है, पैनल एंड डिस्ट्रिक्ट ठीक है। बेसिकली अच्छा है कि चीज़ें कॉलेज के टाइम पे क्लियर हुई नहीं है, बेसिक बेसिक से चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, ये मेन इनटेक का। दूसरा यार वेंटिलेशन में फिर से चीजें आएंगी ना भाई, अभी से तुम लोग सब वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम पूछ ले रहे हो, है ना। तो ये हमने हेडिंग बनाया, ये हमने हेडिंग बनाया जो भी गए, तो ये जो 5 हेडिंग को मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, 5 हेडिंग को मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया। बीच में बैरियर पिलर आया, बीच में बैरियर पिलर आया, एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो अगर हमने बीच में बैरियर पिलर से अलग कर दिया, देन दूसरा वाला जो है उसको आप पैनल बोल सक रहे हैं। कई बार क्या होता है कि 5 हेडिंग एक किसी सरदार के इंचार्ज में देते थे कि डिस्ट्रिक्ट 5 हेडिंग तुम्हारा है और इधर का 5 हेडिंग आपका है, बीच में बैरियर पिलर अलग से नहीं रहता है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग जस्ट रख दिया, एक नॉर्मल स्टॉपिंग बना दिया, वैसे कंडीशन में सिर्फ। लेकिन अल्टीमेटली दोनों का मतलब कुछ खास निकला नहीं। अगर कोई बोले कि सर क्या पैनल को डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट को पैनल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, ठीक है। रही बात एयर की, तो यार वेंटिलेशन के लिए वेट कर लो, ये एक अलग से ही पार्ट हुआ कि कैसे आपका वेंटिलेशन हो रहा है, कैसे हवा अंदर घुस रहा है, क्या क्या एसेंशियल वेंटिलेशन है, क्या डिसेंशियल वेंटिलेशन है, कैसे हम बॉटम सेक्शन तक हवा को पहुंचाते हैं और वेंटिलेट करते हुए कैसे रिटर्न करते हैं। तो सेपरेट टॉपिक है, या तो हम माइंड डेवलपमेंट छोड़ के वेंटिलेशन में आ जाए, ठीक है। धीरे धीरे खाइए, अभी मुझे जितना बताना है उतने को बताने दीजिए। क्लियर है जी बात? वेंटिलेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसको सस्पेंस रखिए, बताते हैं उसको अलग से। अभी के लिए आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट समझिए कि डिस्ट्रिक्ट क्या है, 4-5 फेस को आप मिला दिए, डिस्ट्रिक्ट बोल दिए। अब इसी में एक लाइन पैनल को क्या बोला कि आपने क्या करा, उसको सेपरेट कर दिया एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, किससे? आर्टिफिशियल बैरियर से, ठीक है। आर्टिफिशियल बैरियर ऑफ ब्रिक वॉल या नेचुरल बैरियर से, तो आप उसको क्या बोल देंगे? पैनल बोल देंगे। क्लियर है जी बात? डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, 4-5 फेस को मिलाकर के एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, और एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आपने ब्रिक वॉल या नेचुरल कोल बैरियर से सेपरेट कर दिया, देन वो पैनल हो गया, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। रेगुलेशन का बहुत सा टर्म्स यूज हो रहा है, तो रेगुलेशन का टर्म यूज होगा ही ना गुरु। रेगुलेशन के टर्म्स माइनिंग से अलग थोड़ी है, और अभी तो आपके रेगुलेशन को डायरेक्ट पूछने लग गया है गेट एग्जाम के अंदर। लेकिन मैं पढ़ने का सजेशन नहीं दूंगा, और कोई सरदारी वर्दारी पढ़ रहा होगा भले रेगुलेशन पढ़ो, एक दो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए पूरा रेगुलेशन पढ़ने थोड़ी जाओगे यार। कवर इज अ वर्टिकल डेप्थ ऑफ प्लेस
डेप्थ ऑफ ए प्लेस द माइन फ्रॉम सरफेस। ठीक है, तो कवर क्या बोल रहा है कि बेसिकली आपका जो माइन है या जो सीम है सरफेस से कितने डेप्थ पे है उसको आप क्या बोल दे रहे हैं, कवर बोल दे रहे हैं। क्लियर है, वर्टिकल डेप्थ को आप कवर बोल दे रहे हैं। ये टर्म्स मेरे ख्याल से कोल माइन के अंदर में यूज होने वाले लगभग सारे क्लियर होंगे। क्या क्या चीजों का हमने समझा कि एक तो ये हार्ड कवर बोलता है, तो हार्ड कवर का क्या मतलब हुआ, वर्टिकल डेप्थ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सरफेस से कितने वर्टिकल डेप्थ पे हमारा सीम है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, हार्ड कवर या कवर बोल दे रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट समझा, सेक्शन जो बोलते हैं सेक्शन क्या चीज है वो समझा, पैनल समझा, इसके अलावा हेडिंग को समझा, फिर हेडिंग में भी डीप, मेन डीप और मेन डीप क्या है और बाकी सारी चीजें क्या है वो सारा सारा समझा। गैलरी क्या होता है, गैलरी कैसे ड्राइव करते हैं समझा। पिलर क्या है, फिर उसके अलावा और छोटे छोटे टर्म्स जो भी खदान के अंदर में यूज होते हैं सब कुछ हमने समझा। तो मेरे ख्याल से कोल माइन में यूज होने वाले लगभग सारे टर्म्स क्लियर होंगे। अब आप खदान के अंदर में चले जाएं तो चीजों को देख करके आप अलग अलग उसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि हम मैं डीप डायरेक्शन में चल रहा हूँ कि मैं लेवल डायरेक्शन में चल रहा हूँ। हाँ, ये जो डीप गैलरी है कि लेवल गैलरी है। ठीक है, फिर सेक्शन कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट का नॉमेनक्लेचर कैसे करके हुआ है और फिर डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में क्या है, पिलर क्या है, गैलरी क्या है। ये छोटा छोटा चीज जो बिल्कुल जिसको नहीं पता था उसको भी एक हल्का आइडिया अब मुझे लगता है हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है जी बात। अभी आते हैं मेटल माइंस के अंदर में। मेटल माइंस में मेरा भी थोड़ा पकड़ कमजोर है क्योंकि मेटल माइंस के अंदर में कभी गया नहीं हूं, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की। अभी देखें बाद में देखें, 1 घंटा हो चुका है यार, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा गुरु। चलो 12:30 को स्टार्ट करते हैं दूसरा क्लास, उसमें अपन ये सारे समझेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। मुझे लग रहा था स्टार्टिंग 1 घंटे में इसको खत्म करूंगा और आज ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगा सोच रहा था, बट प्लानिंग से दूर हूँ 1 घंटा। चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, समझ में आ रहा है? चोरी है सर, बोरिंग लग रहा है, कोई नहीं यार समझ लो भाई। चलो अगले क्लास में आते हैं अपन 12:30 को। चीजें समझ में आ रही, देखो इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा और इंटरेस्ट नहीं लोगे तो नहीं मजा आएगा। चीज़ों को कोरिलेट करो खदान से जो खदान में घूम रखे हो, और जिन लोग नहीं घूमे हो वो फ्यूचर के लिए सोच के चलो कि ये सारी चीज़ें हैं जो खदान में मुझे डे टू डे लाइफ में फेस करना है। माइनिंग वालों के साथ अच्छा चीज़ ये है ना यार कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो चीज़ खदान के अंदर में देखोगे और करोगे। ये चीज़ जब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो उनका जो कॉलेज का जो नॉलेज है और फील्ड का जो नॉलेज है वो एकदम सेपरेट है, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। आपकी चीज़ें ये सब में अगर कमांड है ना तो अलग से कॉन्फिडेंस वहाँ पे रहेगा, सब चीज़ें पता रहेगी। ठीक है,